तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य के बारे में आपको हम ए से जेड तक फुल डिटेल देंगे और जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको भी कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट टू पॉइंट ही कवर किया है, किसी भी फालतू की बात को कवर नहीं किया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मगध साम्राज्य क्या था। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। देखिए ये थे वो जो 16 महाजनपद थे, ये वाले अंगा, मगध, काशी, वस्ता, कोसला, ये वाले। और यदि आप इनको मैप पर देखना चाहते हैं तो मैप ये साइड में लगा हुआ है, इस तरह से ये है, पूरे भारत में फैले हुए थे। तो चलिए अब देखते हैं। तो हमें पता चल गया कि मगध था वो 16 जो महाजनपद थे उनमें से एक था और सबसे शक्तिशाली था। वो जो महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली था। अब देखिए इन महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। ये दोनों बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको एग्जाम्स में पूछते हैं यदि आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं कि भाई जो महाजनपद है उनका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, यदि वहां पर यह है तो आपको अंगुत्तर निकाय करना है। और यदि जैन ग्रंथ के बारे में पूछा जाए तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें मिलता है। उसके बाद देखिए अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। भारत में कितने महाजनपद थे? तो देखिए भारत में कितने थे? 16 महाजनपद थे, जिनमें से एक था मगध, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जनपद था मगध। कंबोज राज्य श्रेष्ठ था। तो देखिए मैंने जो आपको जो 16 महाजनपद बताए थे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मगध है लेकिन उनमें भी कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं जिनको हम पढ़ लेंगे एक बार। तो देखिए कंबोज राज्य किसके लिए श्रेष्ठ था? घोड़ों के व्यापार के लिए श्रेष्ठ था। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी। क्या था? मालिनी। वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है, क्या है? पांचाल। वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि क्या है? पांचाल। तक्षशिला की स्थापना तक्ष ने की, किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है किससे? रामायण से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन भी ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए और ज्यादा सिलेबस भी ना बैठे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया कि ये 16 महाजनपद थे और मैप पे इनको इस तरह से दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर जो मगध का जो साम्राज्य था उसमें जो जो वंश हुए थे तो उनकी ये लिस्ट है। तो यहाँ पर 7 वंश हुए थे। कितने? 7। आप इसको याद कैसे रख सकते हो? देखिए अंतिम वंश था सातवाहन वंश, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर 7 वंश हुए थे। अब देखिए पहला वंश था हर्यक वंश। अब देखिए जो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर क्या आते हैं कि भाई हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, उसका अंतिम राजा कौन था। ये जो डेट हैं ये इतनी नहीं पूछी जाती हैं जितने इनके संस्थापक और इनके अंतिम राजा पूछे जाते हैं। लेकिन यदि आप इनकी डेट्स को भी याद करोगे तो आपको याद करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी कि भाई 544 से 412 तक हर्यक वंश था, 412 से 343 तक शिशुनाग वंश था और 343 से 322 तक नंद वंश था। तो इस तरह से आप इनको डेट वाइज भी याद कर सकते हैं। तो देखिए एक बार मैं बता देता हूं। हर्यक वंश था जो उसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार, और इसका अंतिम राजा था नागदशक। शिशुनाग वंश, इसका जो संस्थापक था वो था शिशुनाग खुद था और अंतिम राजा था नंदीवर्धन। उसके बाद था नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कहा? महापदनंद, और इसका अंतिम राजा था घनानंद। उसके बाद आया था मौर्य वंश, जिसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम राजा कौन था? बृहदर्थ। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और अंतिम राजा था देवभूति। कर्ण वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव और अंतिम राजा था सुशर्मा। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुख और अंतिम राजा था विजय। और ये इनकी डेट्स है, इनको आप डेट्स वाइज भी याद कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। वैसे इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इनमें से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इनके सिर्फ आप संस्थापक और अंतिम राजा याद कर लीजिए, वो बहुत है आपके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मगध साम्राज्य के जो हमने राज्य पढ़े हैं इनको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याद नहीं कर पाते, तो इनके लिए एक ट्रिक है
और ये ट्रिक है हसीन माशुका के साथ। क्या है? हसीन माशुका के साथ। तो देखिए है बनता है आपका हर्यक वंश, से बनता है शिशुनाग वंश और नए से बनता है नंद वंश। तो ये सीरियल वाइज है, आपको इस तरह से याद करने हैं। सबसे पहले हर्यक वंश आया था, फिर शिशुनाग वंश आया था, फिर नंद वंश आया था, और मैं से बनता है मौर्य वंश, और से बनता है शुंग वंश, कैसे बनता है कर्ण वंश, और सात से बनता है सातवाहन वंश। तो इस तरह से हसीन माशुका के साथ इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे हर्यक वंश को बिंबिसार से, क्योंकि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। आपको कुछ इमेज दिख रही होगी, देखिए बिंबिसार ने 545 ईसा पूर्व में मगध के हर्यक वंश की स्थापना की। कब की थी? 545 ईसा पूर्व में। उसके बाद बिंबिसार भारत का पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखने की प्रथा आरंभ की। इस कारण से बिंबिसार को श्रोणीय या श्रेणिक भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसा आ जाता है कि भाई स्थायी सेना रखनी किसने स्टार्ट की थी? तो ऑप्शन में आपको यदि बिंबिसार दिखे तो आपको बिंबिसार पर टिक करना है। और उसके बाद बिंबिसार को किसके नाम से जाना जाता है ये भी आता है। तो श्रोणीय या फिर श्रेणिक, इन दोनों नामों को आपको याद रखना है। फिर देखिए इसने अपना राज्य कैसे करा? ज्यादा विवाह करके बढ़ाया। ये विवाह करता था और अपने राज्य को बढ़ाता गया। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए बिंबिसार ने अंग शासक, अंग का शासक जो ब्रदर था उसको हराकर उसका राज्य मगध में मिला लिया। जो अंग का शासक था, अब देखिए ऐसा भी आ सकता है कि अंग देश का शासक कौन था, तो आपको लिखना है बृहदर्थ। और बृहदर्थ को किसने हराया था? बिंबिसार ने। और उसको हराकर उसका जो राज्य था अंग, उसको मगध में मिला लिया था। उसके बाद देखिए जो बिंबिसार था इनकी राजधानी क्या थी? ग्रीवरेज। क्या थी? ग्रीवरेज। उसके बाद देखिए बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कई बार ऐसा आता है क्वेश्चन कि भाई बिंबिसार कौन से धर्म का अनुयायी था, तो आपको बोलना है बौद्ध धर्म का, क्योंकि जो ये महात्मा बुद्ध था इनके समकालीन ही थे। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध एवं अवंती राज प्रदूत की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि भाई बिंबिसार ने किसकी सेवा में किसको भेजा? तो किस किस की सेवा में भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा में और प्रद्योत की सेवा में। किसको? अपने राजवैद्य जीवक को। तो इस जीवक का नाम भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया? बौद्ध साहित्य के अनुसार 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी। तो ये क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? आपको बोलना है अजात शत्रु ने। अजात शत्रु कौन था? बिंबिसार का बेटा था, बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। समझ में आ गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बिंबिसार के बारे में याद करने हैं। अब हम आगे देखेंगे अजात शत्रु के बारे में। तो देखिए हर्यक वंश में नेक्स्ट जो था राजा अब अजात शत्रु बनता है, क्योंकि अजात शत्रु ने क्या किया था? अपने बाप को एक तरह से मार दिया था। आप ऐसे लगा लो। अब देखिए अजात शत्रु 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। अब भाई इसने अपने पिताजी को तो हटा दिया बिंबिसार को, अब ये खुद बैठ गया गद्दी पर, जो राजा की गद्दी थी उस पर खुद बैठ गया। अब अजात शत्रु ने उत्तर में वैशाली के शक्तिशाली वज्जी संघ से युद्ध किया। उत्तर के कौन से संघ से युद्ध किया? वज्जी संघ से युद्ध किया। इस युद्ध में दो नवीन युद्ध शस्त्र क्या थे? रथमुसल और महाशिला कंटक। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोनों। किस किस के कौन से शस्त्र का यूज किया था? रथमुसल का किया था और महाशिला कंटक का किया था। और ये क्या थे? पत्थर फेंकने वाली मशीन थी, इन सब का प्रयोग किया था। तो उस टाइम पर पत्थर फेंकने वाली मशीन का यूज किया था इन्होंने। आपने वो देखी होगी बाहुबली, तो उसमें भी वो क्या करते हैं? वो बड़े बड़े गोलों को फेंकते हैं ना, दूर से दूर ही फेंक देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने रथमुसल और महाशिला कंटक जो है उनका यूज किया था। किसने? अजातशत्रु ने किया था। कब? उत्तर में वैशाली के शक्तिशाली वज्जी संघ को जब इसने युद्ध किया था, उस युद्ध में इनका यूज किया था। नेक्स्ट देखिए अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके पिताजी थे वो पहले से बौद्ध धर्म के थे, लेकिन ये शुरू में जैन धर्म का बन गया और उसके बाद फिर से इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उसके बाद देखिए अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कब की थी? 462 ईसा पूर्व में कर दी थी। अब देखिए कहीं पर ये उदयन होता है, कहीं पर उदायन होता है, कहीं पर ये देखिए जो द है इस पे मात्रा चढ़ी होती है। तो आपको घबराना नहीं है। यदि आपको उदयन से ऐसे मिलता जुलता दिखे तो आपको उस पर ही टिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर उदयन लिख दिया है, कहीं पर उदायन लिखा दिखेगा, कहीं पर उदयन लिखा दिखेगा, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात आपको याद रखनी है।
तो अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उदयन ने। अब ये उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। तो देखिए बिंबिसार की हत्या तो कर दी थी उसके पुत्र ने, अजातशत्रु ने। अब अजातशत्रु का बेटा था उदयन, इसने अपने बाप की हत्या कर दी, यानी कि अजातशत्रु की। तो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, तो मतलब इसने अपने बाप को मार दिया। अब इसको जो बेटा हुआ था उसने अपने बाप को मार दिया। तो इसलिए ये जो वंश है इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पितृ की हत्या करने वाला। इसने हर एक जो पुत्र था इसने अपने पिता की ही हत्या कर दी थी। समझ में आ गया? तो अजातशत्रु ने क्या किया था? अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी थी? उदयन ने, जो कि उसका पुत्र था। देखिए उदयन कौन था? उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र था और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए उदयन के शासन काल में पहली बार पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। क्या बनी थी? पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी थी। कई बार क्वेश्चन आता है किसके समय में जो पाटलिपुत्र है वो मगध की राजधानी बनी, तो आपको याद रखना है उदयन के समय में। और जो बिंबिसार था उसके समय में क्या थी? राजगृह, यानी कि गृहबृज। अब देखिए उदयन जैन धर्म को मानता था। कौन से धर्म को? जैन धर्म को मानता था। अब आपको इनके धर्म भी याद रखने हैं क्योंकि इनको भी पूछते हैं। बिंबिसार किसको मानता था? बौद्ध धर्म को। और जो अजातशत्रु था वो शुरू में जैन धर्म को मानता था, लेकिन फिर बाद में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और जो अजातशत्रु का बेटा था उदयन, वो कौन से धर्म को मानता था? वो शुरू से ही जैन धर्म को मानता था। उसके बाद देखिए हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। तो इस तरह से आपको हर्यक वंश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये तीन हैं, एक बिंबिसार है, एक अजातशत्रु है और एक उदयन है। सिर्फ ये छोटी सी जानकारी है 2 स्लाइड्स में, इनको आपको नोट्स बनाना है और लिख लेना है। उसके बाद देखिए अब हम देखेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग क्या था? नागदशक को मारकर शिशुनाग राजा बन गया। नागदशक को मारकर शिशुनाग राजा बन गया। अब देखिए शिशुनाग ने क्या किया था? जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दी थी। अब इस राजधानी को पाटलिपुत्र किसने किया था? देखिए यहाँ पर पाटलिपुत्र किया था उदयन ने। उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की पहले तो स्थापना कर दी और उसको अपनी राजधानी बना दिया। अब यहाँ पर क्या करता है ये जो शिशुनाग आता है ये पाटलिपुत्र से हटाकर उस राजधानी को वैशाली कर देता है। क्या कर देता है? वैशाली। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली राजधानी किसने की? तो आपको बोलना है शिशुनाग ने। उसके बाद देखिए और अवंती को भी मगध में मिलाया, और अवंती को भी मगध में मिला लिया। अब देखिए शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी का मतलब एक बार मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब उसकी जो गद्दी थी उसका जो अगला अधिकारी था, यानी कि जो अगला राजा बनने वाला था वो था कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक हुआ। क्वेश्चन बहुत बार आता है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, तो आंसर में आपको देखना है कालाशोक। उसके बाद देखिए कालाशोक को किसके नाम से जाना जाता है? काकवर्ण। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसने राजधानी क्या किया था? दोबारा पाटलिपुत्र कर दी थी। तो इसने क्या किया था? अपनी राजधानी दोबारा पाटलिपुत्र कर दी थी। समझ में आ गया? तो देखिए जो नागदशक ये शिशुनाग था इसने पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी। अब जो इसका उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक, इसने फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र कर दी। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी इनके समय में, क्या थी? दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। पूछा जाता है कि दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था या फिर किसके समय में हुआ था, तो आपको लिखना है किसके समय में हुआ था? कालाशोक के समय में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नंदवंश। नंदवंश क्या था? शिशुनाग वंश के पतन के बाद नंदवंश की स्थापना हो गई, और जो नंदवंश की स्थापना करी थी वो किसने करी थी? महापदनंद ने। अब देखिए ये किसके अनुसार करी थी? पुराणों के अनुसार। तो पुराणों के अनुसार नंदवंश की स्थापना महापदनंद ने की थी। उसके बाद देखिए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा का कलिंग पर भी अधिकार था। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, क्या पता किसी बार पूछ लें। तो कौन से अभिलेख से पता चलता है कि जो नंद राजा था उसका कलिंग पर अधिकार था? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। उसके बाद देखिए मैसूर के अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत के अनेक भागों पर नंद शासक का अधिकार था। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद था। ये धनानंद तो आप जानते होंगे धनानंद कौन था? धनानंद वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, चाणक्य के समय में था, जिसने चाणक्य की क्या की थी? बेइज्जती कर दी थी, अपमान कर दिया था। अब देखिए सिकंदर का भारत पर आक्रमण धनानंद के समय में हुआ था। ये जो सिकंदर था ना, महान सिकंदर, आपने सुना होगा नाम, इसका जो आक्रमण जो भारत पर हुआ था वो किसके समय में हुआ था? धनानंद के समय में हुआ था। और 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंशी चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर मगध में
मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। देखिए ये जो धनानंद था ना, ये एक तरह से अय्याश ज्यादा था, मतलब इसको राज्य से इतना कुछ लेना देना नहीं था, और मतलब एक ये बड़े राज्य का क्या था, बड़ा राज्य जो मगध था उसका राजा था, इसलिए इसको एक घमंड भी था। और जैसे जब सिकंदर मतलब इनके राज्य पर आक्रमण कर रहा था, इंडिया पर आक्रमण कर रहा था, तो क्या किया था, जो ये चाणक्य था इसने जो ये धनानंद है इसको बताया था कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। और ये क्या करता था, नृत्य वृत्य अपने जो राजमहल में राजाओं के जो कार्यक्रम होते उनमें लगा रहता था दिन भर। तो चाणक्य ने इसको समझाया था कि भाई सिकंदर को ऐसे ऐसे रोक, तो धनानंद ने बोला था मतलब तू मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना है। तो इसने चाणक्य की बेइज्जती करके वहां से चाणक्य को भगा दिया था। तो तब चाणक्य ने ठान लिया था कि मुझे ये जो धनानंद है इसको हटाकर मगध पर क्या करना है, एक अच्छा राजा मतलब बैठाना है जो कि उसको अच्छे से संभाल सके। तो इसने क्या किया था, इसको ये चंद्रगुप्त था ये मिल गया था। और चंद्रगुप्त, इसने देखा चंद्रगुप्त में भाई बहुत अच्छी कलाएं हैं, या फिर चंद्रगुप्त में एक तरीका से सारे गुण इसको दिखाई दिए। तो इसने क्या किया, चंद्रगुप्त को अपने साथ मतलब अपने जो आश्रम था, कुटिया थी जहां पर भी रहता था वहां पर ले गया, और वहां पर इसको शिक्षा देनी चालू कर दी, और कूटनीति सिखानी चालू कर दी, सारी चीजें इसने उसको सिखानी चालू कर दी थी। उसके बाद ये जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मतलब पूरी तरह से जब निपुण हो गया सब चीज में, तो तब इसने क्या किया, ये जो कौन सा वंश था, नंद वंश, इस पर जो है इसको खत्म कर दिया, यानी कि धनानंद को खत्म कर दिया, और वहां पर खुद मतलब राजा बन गया। और क्या किया, ये मौर्य वंशी था तो इसलिए इसने मौर्य साम्राज्य के नाम से अपना शासन वहां पर स्टार्ट कर दिया। तो अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य को। तो देखिए मौर्य साम्राज्य में अभी आपने पढ़ लिया कि किसने इसकी स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए थे। तो मौर्य साम्राज्य में ऐसे शासक थे जो अपने शासन काल के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि उनकी लंबी लंबी गाथाएं थी अपने समय में, इतने मतलब बहादुर राजा हुए थे मौर्य साम्राज्य में। तो देखिए जिसमें था चंद्रगुप्त मौर्य, ये खुद था जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद इसका बेटा हुआ था बिंदुसार, और उसके बाद बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो कौन हुआ था, अशोक। अशोक के बारे में तो आपने सुना होगा, बहुत मतलब बहुत ही प्रतापी राजा था। बिंदुसार भी बहुत ज्यादा बहादुर था, और चंद्रगुप्त तो बहादुर था ही। तो इस तरह से देखिए इनके सन भी आगे लिखे हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ लोग कहीं पर आपको लिखा मिलेगा 324 से, कहीं पर मिलेगा 321 से। तो ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपको 321 से लेकर चलना है, क्योंकि ज्यादातर यही मिलेगा। 321 से लेकर 297 ईसा पूर्व तक इसने क्या किया था, राज्य किया था। उसके बाद इसका जो पुत्र था बिंदुसार, वो 297 से 272 ईसा पूर्व तक आ गया था। और उसके बाद अशोक था, अशोक क्या किया था, अशोक ने 268 से 232 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। तो चलिए अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो देखिए मौर्य वंश ने भारत पर 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 137 सालों तक शासन किया। देखिए अशोक के बाद भी बहुत सारे राजा हुए थे मौर्य वंश में, लेकिन वो इतने काबिल नहीं थे, इसलिए उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अशोक तो 232 तक था, आपने 185 कैसे बता दिया। तो उसके बाद जो छोटे छोटे राजा हुए तो वहां तक जाकर ये 185 तक धीरे धीरे समाप्त हो गया था, और 137 सालों तक इसने शासन किया था। इस वर्ष की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब देखिए इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी, चाणक्य ने की थी। चाणक्य को तो आप जानते होंगे, मतलब कूटनीति के लिए प्रसिद्ध है आज भी। और मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था, जो कि आज के बिहार और बंगाल में स्थित है। आज के कौन से राज्य में स्थित है, बिहार और बंगाल में। उस वक्त इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो चलिए अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त के बारे में। तो देखिए जस्टिन ने चंद्रगुप्त को कहा सेंड्रोकोटस। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस किसने कहा, तो हमें लिखना है जस्टिन ने। ये मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करवा रहा हूं, एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। चंद्रगुप्त अनुयायी था, कौन से धर्म का, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी, चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में, जो कि अब कहां पर है, कर्नाटक में है। और ये उपवास में थे उस टाइम पे, तो इनकी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मृत्यु हो गई थी। ये श्रवणबेलगोला एक जगह का नाम है जो कर्नाटक में थी। चंद्रगुप्त ने किसको हराया था, चंद्रगुप्त ने हराया था सेल्यूकस निकेटर को। किसको, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, चंद्रगुप्त को किसने हराया, सेल्यूकस निकेटर ने। और चंद्रगुप्त को मतलब जस्टिन ने चंद्रगुप्त को क्या किया था, सेंड्रोकोटस कहा था। तो ये दोनों आपको याद रखने, कुछ अजीब अजीब से नाम है तो याद रखने हैं आपको। जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी चंद्रगुप्त ने, गुरु भद्रभाहु से। किससे ली थी, भद्रभाहु से ली थी जैन धर्म की शिक्षा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था उसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, उसका नाम था मेगस्थनीज। अब देखिए आपने एक चीज यहां पर चेक की है,
चंद्रगुप्त ने किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। और जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज था। और वो क्या करता था? चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तक, इसको भी पूछते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु किसके दौरान हुई थी? तो उपवास के दौरान हुई थी। किसके दौरान हुई थी? उपवास के दौरान चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है यूनानियों ने चंद्रगुप्त को क्या कहा? यूनानियों ने चंद्रगुप्त को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। अब देखिए ये जो जस्टिन था ये यूनानी ही था। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा था, तो यूनानी के नाम से भी आ सकता है, जस्टिन के नाम से भी आ सकता है। उसके बाद अब हम देखेंगे बिंदुसार को, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो देखिए बिंदुसार क्या था? चंद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी बना, यानी कि चंद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार बना। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है अमित्रघात। किसके नाम से? अमित्रघात के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी में बार बार पूछा जाता है, भाई बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? आपको लिखना है अमित्रघात। ऐसे भी पूछ सकते हैं उल्टा करके, अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको याद रखना है बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है, अमित्रघात का अर्थ क्या है? शत्रु विनाशक। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक, यानी कि शत्रुओं का विनाश करने वाला। बिंदुसार अनुयायी था किसका? आजीवक संप्रदाय का। किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन धर्म पे बिंदुसार को माना गया है सिंहसेन। क्या? सिंहसेन। और देखिए आजीवक संप्रदाय से पहले बिंदुसार किस धर्म को मानता था? तो वो है आपका ब्राह्मण धर्म। आजीवक संप्रदाय का तो अनुयायी था, लेकिन उससे पहले किसी को मानता तो था, उसका नाम था ब्राह्मण धर्म को। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था महान प्रतापी राजा अशोक। तो देखिए अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में। अब देखिए अशोक कब राजा बना? अशोक राजा बना था 269 ईसा पूर्व में। कब? 269 ईसा पूर्व में अशोक राजा बन गया था। और अशोक ने कौन सा नगर बसाया? अशोक ने बसाया श्रीनगर। कौन सा नगर? श्रीनगर। गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो वो कहाँ का राज्यपाल था? अशोक था गद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल। उसके बाद देखिए अशोक का नाम किन अभिलेखों से मिला? तो देखिए अशोक का नाम जो मिला है मास्की, गुर्जरा, इन दोनों अभिलेखों से मिला है, मास्की अभिलेख से और गुर्जरा अभिलेख से। उसके बाद है पुराणों में अशोक को कहा गया है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। अशोक वर्धन को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है, यानी कि अशोक को ही अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया था। कब? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से। क्या नाम था उसका? उपगुप्त बौद्ध भिक्षु। उसके बाद अशोक की माता का नाम क्या था? शुभदांगी। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभदांगी था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को। तो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किसने अपने पुत्र को मतलब वहां पर भेजा था? श्रीलंका, अशोक ने। और उसके पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। और उसके पुत्री का नाम था संघमित्रा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इसको याद करोगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इसके बारे में। शिलालेख का प्रचलन शुरू हुआ किसके काल में शुरू हुआ था? अशोक काल में। अशोक के कितने अभिलेख थे? अशोक के थे टोटल 14 अभिलेख थे। अशोक स्तंभों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अशोक स्तंभों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अशोक स्तंभ लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको सबको याद रखना है। सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा था? 7वां अभिलेख था जो सबसे बड़ा था। कौशाम्बी अभिलेख को कहते हैं, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहदर्थ। तो यहाँ पर ये टाइप गलत हो गया था, यह है बृहदर्थ। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदर्थ था। देखिए जो बिंबिसार था उसका अलग सिस्टम था, वो अलग बृहदर्थ था और ये अलग है। इसके बाद देखिए अन्य शासक भी आए थे जो अन्य वंश थे इसके, वो थे शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश मगध साम्राज्य में। तो ये आपको पढ़ने नहीं, इनके सिर्फ आपको कौन कौन से इनके जो संस्थापक थे और इनके जो अंतिम राजा थे उनको आपको याद कर लेना है। देखिए इसके बाद जो इतिहास है वो अंधकार में रहा था करीब 300 सालों तक, और फिर एक नया वंश उभर कर सामने आया था जो था गुप्त साम्राज्य। क्या नाम था उसका? गुप्त साम्राज्य के नाम से आया था, जो 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा। तो ये बातें आपको याद रखनी है किसके? मगध साम्राज्य के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।